हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश सूट का। आज हमारे लेक्चर का दूसरा दिन है। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक दो बच्चा पूछ रहा था कि मेरे बारे में मैं कौन हूँ, मतलब देखो यार, मैं अभी अभी डाइट विक्रम पटना से 22-24 का मैंने डिलीट किया था, डाइट विक्रम पटना से। तो अभी मैं रिसेंटली एग्ज़ाम ही दिया हूँ। तो अभी मेरे मार्क्स भी आए थे डीएलएड में, 80 लगभग 82% के आसपास मार्क्स हैं। ठीक है, और मैं इंग्लिश मीडियम का ही बच्चा हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा हिंदी बोलने में तो दिक्कत होता है मुझे, क्योंकि जब पढ़ना चाहता था ना, तो उस समय ऐसा कोई लेक्चरर नहीं था कि लाइन बाय लाइन कोई पढ़ा के हमको बता सके, तो बहुत दिक्कत हुआ था हमको, खुद से करना पड़ा था ये सब चीज़। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो कुछ मदद कर दिया जाए, ताकि आप लोग को इतना ना करना पड़े, ठीक है? तो चलिए, यही था मेरे बारे में। और अब मैं एक ये भी पूछ रहा था, तो मैं नवोदय से हूँ, नवोदय मुज़फ्फरपुर, नवोदया से, ठीक है ना? तो ये है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं मेरे कि लेकिन हाँ, ये है कि यही है कि जो दिक्कत हम झेले ना, मतलब जितना इंग्लिश पढ़ने में हमको दिक्कत हुआ, क्योंकि मेरा तो सारा सब्जेक्ट ही इंग्लिश में हमको लिखना था। तो हिंदी पढ़ने में हमको बहुत दिक्कत होता था। और इंग्लिश वाले में तो दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं हुआ, ये जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हिंदी वाले में बहुत दिक्कत हुआ था हमको, क्योंकि सीबीएसई वालों का थोड़ा हिंदी कमज़ोर होता है, इसलिए। तो चलिए, आप लेकिन आप लोग का जो ये पेपर है ना, एक अच्छे खासे से पढ़ रहे हो, टेंशन मत लो, हम पढ़ा रहे हैं ना भाई। नंबर एकदम बढ़िया से आएगा, और एग्जाम में जब जाओगे ना, एकदम कैसे आंसर लिखना है वो भी हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है ना? लास्ट में, अभी पहले इसको ख़त्म कर लें, तो लास्ट में सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो चलिए, अगला है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजी होता है ना कि बच्चे का मानसिक मानसिक कारक क्या क्या है। तो वोकेबुलरी वोकेबुलरी साउंड स्ट्रक्चर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी इंडियन लैंग्वेज। बोल रहा है ना कि इंग्लिश का जो ये वोकेबुलरी है ना, वोकेबुलरी, वो इंडियन लैंग्वेज से बहुत अलग है। मान लो कि भारतीय भाषा तो बोलते हैं हम लोग जैसे तैसे, तो वो तो बच्चा को समझ में आता है, लेकिन जो बाहरी भाषा है, मतलब वो थोड़ा-सा अटपटा टाइप का है, ठीक है ना? इंग्लिश वैसे भी माना जाता है कि फ्रांस में अलग इंग्लिश बोलते हैं, अफ्रीका में अलग इंग्लिश बोलते हैं, यूरोप में अलग इंग्लिश बोलते हैं, हमारे भारत में अलग इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड मीनिंग सबका सेम है, लेकिन बोलने का टोन अलग-अलग है, ठीक है ना? तो इस सब से बच्चा के मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो इवेंचुअली इट कॉजेज़ द फियर एंड एंग्ज़ायटी रीडिंग द अनफैमिलियर ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेशंस। बोल रहा है ना कि बच्चा जब पढ़ना इंग्लिश शुरू करता है, तो उसको अनफैमिलियर, मतलब जिससे वो रूबरू नहीं है ना, उस सब चीज़ों को उसको झेलना पड़ता है, ठीक है ना? मतलब इंग्लिश का जैसे बहुत सारा है। तो लाफ लाफ जैसे हम बोलते हैं हंसना, तो भारत में अगर बोलोगे हंसना तो लगेगा कि हाँ हंसना है, लेकिन लाफ लाफ क्या है? तो ये सब फॉरेन लैंग्वेज है। तो ये लाफ सुन के ना ब्रिटिश वाले हंस देंगे, लेकिन हम लोग को अभी भी लाफ बोलेंगे तो ज़्यादा लोग हंस नहीं पाता है, ठीक है ना? जैसे मान लो तुम क्लास में पढ़ा रहे हो, एक बार बोलो अरे हंसो सब कोई, तो जोर से हंस देगा। फिर एक बार बोलोगे ना अरे लाफ, तो शायद दो तीन बच्चा हंसे, बाकी सब चुप ही रह जाए। तो ये अंतर आता है साइकोलॉजी में, ठीक है ना? बच्चा का मानसिक एक है कि भाई फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसमें उतना भावना नहीं जग पाता है ना। मेन बात है कि हमारे जो तुम्हारा अपना है ही नहीं, तो उसके प्रति क्या भावना जागेगा? कुछ नहीं। तो क्या है, सिंपल ऐसे एंड शॉर्ट एक्सप्रेशंस कैन रिड्यूस द complexity of learning comprehending English. Regular instructions along with the supportive behavioral cues reduces it havoc for children. बोल रहा है ना कि छोटा छोटा एक्सपीरियंस, मान लो कोई काम करते हुए छोटा सा एक्सपीरियंस क्लास का, उसको शेयर करना है बच्चों के बीच में, ठीक है ना? तो ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है, मतलब बच्चा जो इतना जो उल्टा सीधा चीज़ सोचते रहता है ना, अगर उसको हम एक्सपीरियंस से जोड़ के पढ़ाएंगे, तो बच्चा सबके दिमाग में ना कॉम्प्लेक्स जो चीज़ बना रहता है कि अरे इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत हार्ड है, ये है वो है, तो वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और बच्चा क्या होता है ना, फैमिलियर हो जाता है, ठीक है ना? और धीरे धीरे अपने बिहेवियर में वो इंग्लिश को लाना शुरू करेगा, ठीक है ना? और बच्चा का बिहेवियर भी सपोर्टिव हो जाएगा इंग्लिश के लिए। जब भी इंग्लिश का मान लो कि तुम अगर अच्छे से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, बच्चे को एकदम डिस्कशन करा रहे हो, खिला रहे हो, तो बच्चा क्या होगा ना, जब इंग्लिश का पीरियड आएगा तो बच्चा एकदम खुश रहेगा, अरे भाई सर आने वाले हैं, पहले से बोर्ड वोर्ड साफ करके चौकों को लेके रख देगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें हैं। अगला है दूसरा पॉइंट, वेल डिजाइंड वेल डिजाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन gradually reduce the fear of unfamiliar sounds, vocabulary and expressions.
बोल रहा है ना कि अगर वेल डिज़ाइन अपॉर्चुनिटी कर दिया, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है ना ये अवसर, अगर बहुत अच्छा कर देंगे, ऐसा अवसर देंगे कि सारा बच्चा ही पार्टिसिपेट कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, वोकेबुलरी बोलने का अगर मौका दे रहे हैं, अ, उसको एक्सप्रेशन देने का मौका दे रहे हैं, तो ये जो डर है ना वोकेबुलरी से या फिर अनफैमिलियर साउंड से, वो सब बच्चा में ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Well designed opportunities for interactive participations gradually reduce the fear of unfamiliar sounds, vocabulary, and expressions. Pattern exercise connecting school environment, फैमिली एंड अदर सोशल सिचुएशंस। बोल रहा है ना कि ऐसा कुछ पैटर्न बनाओ जिसमें तुम बच्चा का परिवार को, वातावरण को और समाज को, तीनों को जोड़ सको, ठीक है ना? तब उसके माध्यम से बच्चा को पढ़ाओ। इस सब से क्या होगा ना कि हेल्प चिल्ड्रन इन डेवलपिंग देयर फैमिलियरिटी विद द इंग्लिश। बोल रहा है ना, इससे क्या होगा कि बच्चा ना मतलब इंग्लिश से फैमिलियर होना शुरू करेगा, मतलब इंग्लिश से दोस्ती करना शुरू कर देगा। जब उसको परिवार से जोड़ के पढ़ाओगे इंग्लिश लैंग्वेज को, तो क्या बच्चा को भी लगेगा ना कि अरे ये भी लैंग्वेज मेरे परिवार से संबंध रखता है, तो अच्छा उसको महसूस होगा। रिपीटिशन इज द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट्स। बोल रहा है ना कि लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को बोलने का हैबिट में लाने के लिए रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है, रिपीट करना बार 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 बार। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप रीइंफोर्समेंट इन्हांसमेंट लर्नर्स इंटरेस्ट एंड लर्निंग कैपेसिटी। बोल रहा है ना कि स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ठीक है ना? अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे पहले ये अल्फ़ाबेट सिखा देंगे, फिर वर्ड बनाना सिखाएंगे, तब ना सेंटेंस सिखाएंगे, तो ये सब क्या होगा ना, बच्चा पर लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है? और एक ही बार में अगर तुम लगोगे उसको सेंटेंस बनाना सिखाने, तो बच्चा उठ के भाग जाएगा, दोबारा क्लासरूम में नहीं आएगा। ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसा मत करना, ठीक है ना? जैसे हम लोग एसीपी में जाते थे ना, तो यार वैसे तो क्या इंग्लिश बच्चा सब पढ़ना ही नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन हम ये काम करते थे ना, गेम खिलाते थे बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग का। तो मेरे क्लास में बच्चा सब बैठा रहता था कम से कम, बस खेलने आता था, पढ़ना तो वैसे भी नहीं चाहता सब, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा सब, बट आता था। अगला है टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, मतलब जो एलिमेंट्री मतलब होता है ना 1 to 5, तो उसमें इंग्लिश कैसे पढ़ाना, विथ रेफरेंस टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008। बोल रहा है ना कि बिहार एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 के हिसाब से एलिमेंट्री लेवल पे इंग्लिश कैसा होना चाहिए, उसका करिकुलम क्या होना चाहिए, पाठचर्या, ठीक है ना? उसके बारे में पढ़ेंगे। करिकुलम फ्रेमवर्क इज पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाई द नेचर एंड डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। बोल रहा है ना कि करिकुलम एक ऐसा चीज़ है जो ये एक पॉलिसी है, जैसे गवर्नमेंट लोग ना बैठ के अपना सरकार में बनाते हैं, बहुत सारा बड़ा प्लान बनाते हैं लोग, और उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, उस सब का एक बहुत बड़ा एकदम रूपरेखा तैयार किया जाता है, उसी को ना करिकुलम बोलते हैं, ठीक है? और उसके अंदर एक बहुत छोटा छोटा सिलेबस है। जैसे मान लो कि तुमको डीएलएड करना है, तो डीएलएड एक मान लो कि करिकुलम है, ठीक है ना? तो उसके अंदर तुमको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है ना, अलग अलग सब्जेक्ट, फिर उसका सिलेबस, ये सब। तो करिकुलम बड़ा है, उसके अंदर छोटा छोटा सिलेबस है, फिर सिलेबस में पार्ट आता है कौन सा लेसन तुमको पढ़ना है। समझ में आया? तो ये सब कौन निर्धारित करता है? एनसीएफ बीसीएफ अपने हिसाब से गाइड करता है ये सब चीज़ों को, ताकि जो एजुकेशन है ना वो सही लेवल पर अप्लाई हो सके। एनसीएफ बीसीएफ क्या है, नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल, स्टेट लेवल, ये सब बॉडी है, मतलब बॉडी का मतलब होता है ना संस्था। संस्था है जो सजेशन देता है, गाइडलाइन देता है कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग को रूल बनाना है, ऐसे ऐसे सुधार करना है, ये सब चीज़ के लिए। द गाइडलाइंस ऑफ एनसीएफ 2005 फ्रेम्ड इन द लाइट ऑफ वेल नॉन रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 में मैंने बोल रहा है ना कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये कहा गया ना, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब ऐसा सिखाना है ना कि बच्चा को बर्डन ना हो, मतलब बच्चा को बोझ ना लगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है कि बच्चा को कैसे पढ़ाएं कि बच्चा टीचर पे, मतलब बच्चा पे बोझ ना हो, ठीक है? शिफ्टेड फोकस फ्रॉम टीचर टू द लर्नर्स। देखो पहले जो था ना एनसीएफ 2005 से पहले, ये मतलब शिक्षा था, टीचर सेंटर था, मतलब कि जो टीचर कह रहा है बच्चा मानो, बच्चा को मानना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है ना कि चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, मतलब बच्चा को मेन में रख के पढ़ाना है। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है मतलब टीचर दोषी है। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ अब बदलाव हुआ है, ठीक है ना? एनसीएफ लाया है।
अब टीचर का रोल बस इतना है कि तुम उसको फैसिलिटी दो, फैसिलिटेट करो, उसका मदद करो, बाकी वो बच्चा खुद करेगा, बच्चा खुद सीखेगा। ऐसा अब नया एजुकेशन में आ गया है। द एनसीएफ 2005 रिकॉग्नाइज लर्नर्स एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। बोल रहा है ना कि एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है कि बच्चा जो है ना वो खुद ज्ञान बनाता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, सीखने वाला, जो सीखने वाला बच्चा है वो खुद ज्ञान बनाएगा। एंड सी मल्टीलिंगुअल एज अ स्ट्रेंथ इन द क्लासरूम। बोल रहा है ना कि और जो बहुलैंगिक जो होता है ना, बहुभाषीय, ठीक है, बहुभाषीय, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषीय, तो बहुभाषीय जो क्लास है उसको ना अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, अवसर की तरह। ऐसा नहीं कि 2-3 भाषा बोलने वाला बच्चा सब क्लास में है तो उसको इग्नोर कर दो, है छोड़ो, ऐसा नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी तक लेना है, ठीक है ना, उसको मतलब एकदम अच्छा तुमको मान के पढ़ाना, अवसर है तुम्हारे लिए, ताकि तुम और बच्चों को भी वो भाषा सिखा सकोगे, ठीक है ना। मान लो कि आधा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, आधा हिंदी बोल रहा है, तो अगर दोनों को मिला के पढ़ाओगे तो क्या होगा कि आधा जो इंग्लिश बोल रहा है वो हिंदी सीख लेगा, हिंदी बोल रहा है वो इंग्लिश सीख लेगा। तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है ना, तो इस पर एनसीएफ ध्यान दिया हुआ है। बोल रहा है ना कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है, जो बहुभाषी है, वो अवसर है, रिसोर्स है, उसको स्रोत की तरह इस्तेमाल करना। देयर इज नॉट ओनली द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज रेडली अवेलेबल बट ऑल्सो द वे ऑफ इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड फील सोर्स एंड सिक्योर एंड एक्सेप्टेड एंड दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन अकाउंट ऑफ हिज लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। बोल रहा है ना कि इसको रिसोर्स की तरह यूज करना है, बहुभाषीय, बहुभाषीय जो होता है ना उसको एक रिसोर्स की तरह यूज करना है, और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा को ये ना लगे ना कि वो उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है भाषा के आधार पर। बस क्लास में इसलिए नहीं भेदभाव करना है ना कि मान लो कि क्लास में 40 बच्चा है, जिसमें 10 बच्चा है, 10 बच्चा नहीं, 5 बच्चा है जो हिंदी बोलता है, बाकी सब इंग्लिश बोलता है, ऐसा मान लो, एक बात बोल रहे हैं हम। तो उस 5 बच्चा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई उसके साथ भेदभाव हुआ है, ठीक है ना, ये टीचर की जिम्मेदारी है। अब बोल रहा है ना कि एनसीएफ ने की गाइडलाइंस ऑफ एनसीएफ 2005 के हिसाब से क्या क्या है। देखो एक बात बता दे रहे हैं, जब तुम आंसर लिखने जाओगे ना डीएलएड का, तो 2-3 चीज़ याद रखना। हमेशा नॉर्मल नॉर्मल बात सब लोग लिखता है, बच्चा को ये करेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, बच्चा को खिलाएंगे, ये सब सब कुछ लिखता है। ये तो हो गया दाल भात, दाल भात खिला दिए, ठीक है ना, दाल भात सब्जी के बराबर। अब हो गया कि तुम्हारा खाना स्पेशल कब लगेगा, जब तुमको अचार, पापड़, तिलौड़ी, एकदम सलाद वलाद सब डालेंगे तब ना। तो ये एनसीएफ डालोगे ना, एनसीएफ का सुझाव, बीसीएफ का सुझाव, और मान लो कि क्या क्या गाइडलाइंस दिया है, या फिर और फिर संविधान के अनुच्छेद का भी जिक्र करो, ठीक है ना, कि संविधान के आर्टिकल नंबर 45 में ऐसा ऐसा लिखा गया है कि बच होता है ना कि बहुत सारा बच्चों को 6 साल से लेकर 14 साल तक फ्री में एजुकेशन दो। ये सारे चीज़ों लिखो, तब ये सब ना तुम्हारा थाली जब सज के जाएगा ना एग्जामिनर के पास, तो उसको अच्छा लगेगा, समझा। तो ऐसा लिखा करो, हम भी ऐसे ही लिखते थे। हम पढ़ना क्या है भाई, ये सब इसमें कथा कहानी तो है, सब वही पेडागोजी, वही सब में तो एक ही चीज़ होता है, लेकिन वही है कि तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। एनसीएफ का चर्चा करो, बीसीएफ का चर्चा करो, संविधान के अनुच्छेद का चर्चा करो, कोई जनगणना का रिपोर्ट है उसको लिखो कि 2011 के जनगणना के हिसाब से शिक्षा दर में ऐसे ऐसे वृद्धि हुई है, ये सब लिखो, ये सब मेन चीज़ काम आता है। और ठीक है ना, और इसको हर क्वेश्चन में चिपकाते जाओ। पहला बात कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ लिखो, कोई बात नहीं है, नंबर मिलते रहता है, ठीक है ना। ये सब ज्ञान की बातें हैं, बाद में बताएं, लास्ट में हम बहुत अच्छे से बताएंगे, जब कर लेंगे ना सब, जब तुम्हारा एग्जाम आएगा तो उसमें गाइडलाइन करेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बोल रहा है ना कि जो नॉलेज ज्ञान है ना उसको बाहर स्कूल के बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रूट मेथड। ये सुनिश्चित करो कि जो सीखना है उसको रोट मतलब लिखने की विधि से हटा देना है, ठीक है ना, सिखाना है, ऐसा नहीं कि बैठ के लिखा रहे हैं, 4 पेज 5 पेज लिखवा रहे हैं, बच्चा कुछ आ ही नहीं रहा है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। रोट लर्निंग को हटाना है, कम करना है। इंश्योरिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन rather देन कन्फाइनिंग कन्फाइनिंग टू द टेक्स्ट बुक। बोल रहा है ना कि बच्चा को बस टेक्स्ट बुक मतलब किताब तक सीमित नहीं रखना है, ठीक है ना, उसको उसके डेवलपमेंट को देखना है मेन, ठीक है ना, करिकुलम को इनरिच करना है। जैसे उसको बाहर कहीं घुमाने ले जाओ, कुछ खिलाओ, ऐसा करो जिसमें बच्चा का दिमाग हिले, कुछ उसको सोचने पर मजबूर कर दो, कुछ उसको मतलब इस तरह का दो, गेम खिला दो,
समझ रहे हो? ये सब चीज़ करना है, नया-नया इनोवेशन करना है, खोज करना है तुमको। पढ़ाना एक टीचर का ना, पढ़ाना है क्या है, रिसर्चर, टीचर एक रिसर्चर होता है। तुम सीखते हो नया-नया मेथड का इस्तेमाल करके कि हाँ यार, कल ऐसे किया था तो बच्चा ऐसे ऐसे किया था तो आज ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़। तो मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम एक्सपीरियंस। बोल रहे हैं ना कि अब एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन बच्चा से बदला नहीं लेना है क्वेश्चन सेट करके। ऐसा क्वेश्चन सेट करना है ना कि मतलब बच्चा बना पाए। ठीक है? हुँ। क्योंकि बदला नहीं ना लेना है यार, तुम टीचर हो, बच्चा को पढ़ाने गए हो, वो तुम्हारा दुश्मन तो है नहीं। अब बोल रहा है कि नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चिल्ड्रन बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक ऑफ द कंट्री। अब देखो, तुम्हारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तुम्हारे यहाँ क्या है, प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र है तो बच्चा को यह महसूस होना चाहिए कि भाई वो जिस देश में पढ़ रहा है ना, उसमें सबको बराबर हक है सब कुछ करने का। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ चिल्ड्रंस मदर टंग एज मीडियम ऑफ लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। बोल रहा है ना कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, वो मतलब बच्चा को सीखने के लिए प्राइमरी लेवल जो पहला मातृभाषा है ना, उसको एक अच्छे औजार की तरह यूज करता है, मीडियम। ठीक है ना, उसके टूल की तरह यूज करता है, औजार की तरह। कि भाई पहला लैंग्वेज अगर बच्चा सीखा है तो दूसरा में उसका मदद लो। ठीक है ना? और जो प्राइमरी लेवल का जो भी शिक्षा देना है ना, उसको मदर टंग में देना है, ये भी याद रखना। यही इसका लाइन का मतलब है। एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश शुड बी ऑल्सो कंटिन्यू टू बी द वन ऑफ द लार्ज लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? इंग्लिश बोल रहा है ना कि इंग्लिश एनसीएफ ये बोला है कि इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाना है ना बच्चे को कि बच्चा को ये लगे कि भाई इंग्लिश पढ़ के वो संसार को जान पाएगा। ठीक है ना? अब आगे अभी देख लो 21वीं सदी है भाई, तो ये क्या हो रहा है ना, लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स द चाइल्ड अवेयरनेस फॉर द वर्ल्ड। ऐसा करना है ना, इंग्लिश को इस तरीके से बच्चा को मतलब माहौल बढ़ा के पढ़ाना है कि बच्चा समझे कि भाई इंग्लिश का महत्व को जाने और संसार को समझने का भी कोशिश करे वो, और उसको लगना चाहिए कि भाई हम ये पढ़ेंगे तो संसार को समझ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वही पॉइंट्स है, देखो इसको हम पढ़े हैं, मतलब ऐसा थोड़ी है कि अंडरलाइन में है तो भाई पढ़े ही होंगे। ये सब ऊपर वाला ही बात मीठा मीठा लिखा हुआ है नीचे ही। ठीक है ना? एट प्राइमरी स्टेज चाइल्ड्स लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेड। बोल रहा है कि जो बच्चा जो बोलते हैं प्राइमरी लेवल पे उसको एक्सेप्ट कर लो। तुम प्राइमरी लेवल के बच्चा पे ना अपना लैंग्वेज नहीं थोप सकते हो। ठीक है? मान लो कि तुम अगर हिंदी भाषी हो और बच्चा मराठी भाषी में आ गया, ठीक है ना, तो चाहे भोजपुरी वाला बच्चा आ गया तो उसको भोजपुरी में पढ़ाओ तुम। ठीक है? ऐसे कहा गया एनसीएफ 5 में, एनसीएफ में। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कि नहीं भाई हम कहे, हम तो टीचर हैं, तुम ही सीखो हिंदी। बच्चा को बोलोगे यार तुम ही हिंदी सीखो, हम तुमको भोजपुरी में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा करोगे ना तो जाओगे जेल। समझ में आया? ऐसा नहीं करना है। और उसको ना सुधारने का भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा जो टूटी-फूटी हिंदी बोल रहा है ना, उसमें उसको समझाओ। ऐसा नहीं कि उसके लैंग्वेज को सुधारने लगना है, ऐसा नहीं करना है। चाइल्ड्स टॉक इन क्लासरूम शुड बी टेकन एज द रिसोर्स रेदर देन द नॉलेज। बच्चा क्लास में बात कर रहा है ना, तो उसको स्रोत की तरह इस्तेमाल करो। ना कि ऐसा कि अरे चुप रहो, उसको तुमको डिस्टर्ब वाला काम ऐसा नहीं तुमको लगना चाहिए कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तुमको। ठीक है ना? उसको एक मतलब संसाधन की तरह यूज़ करो। बच्चा का बात करना अच्छा होता है। बच्चा बात करेगा, उसका दिमाग खुला रहेगा। ठीक है ना? तो जैसे पहले होता था ना कि बच्चा बैठा हुआ है, 40 बच्चा बैठा सुन रहा है, मास्टर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। बच्चा डर के मारे बस ताक रहा है, ऊँघा भी रहा है अंदरे-अंदरे, नींद भी ले रहा है। ये सब चीज़ तो भाई अब ये सब नहीं है, ये सब ज़माना नहीं है। अब बच्चा को खिला-खिला के पढ़ाना है एकदम मस्त तरीके से। ठीक है ना? बोल रहा है अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ फॉर स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, सॉन्ग, ड्रामा लिंक्ड with their cultural heritage for developing higher order communicative skills and critical thinking. Story tells, community singing एंड थिएटर आर लोकली अवेलेबल रिसोर्स। बोल रहा है ना कि जो बच्चा है उसको अपॉर्चुनिटी देना है, रोल प्ले मतलब जो नाटक वाटक खेलने का, गाना गाने का, ड्रामा करने का, ये सब ना। और ये सब कल्चरल हेरिटेज उसको बताना है कि तुम्हारा जो सांस्कृतिक संपदा है उसको मेंटेन करना है। जैसे तुम्हारा सांस्कृतिक क्या है, जैसे हम लोग का बिहार का अगर डांस है, जैसे जाट जटिन होता है डांस बिहार का, तो ये सब ना सांस्कृतिक है तो इसको बना के रखना है। कम्युनिकेटिव स्किल मतलब बोलने का जो स्किल है उसको सीखना है।
क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अच्छे लेवल का सोच हमको रखना है, ठीक है ना। स्टोरी टेलिंग, कम्युनिटी सिंगिंग मतलब एक ग्रुप में बैठ के गाना गाना, इस सब बच्चा को सिखाना है, ठीक है ना। और लोकल जो वहाँ पे रिसोर्स है, संसाधन है, उसका प्रयोग करना है, ठीक है। हाँ, अधिक से अधिक मतलब होता है ना कि कम से, अभी जैसे एनसीए बोल रहा है, कम से कम अ, संसाधन तुम्हारे क्लास में जो है तुम उसी से पढ़ाओ, समझा के पढ़ाओ, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, अभी एनसीए बोल रहा है। इनपुट रिच कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर द लैंग्वेज लर्निंग। बोल रहा है ना कि किसी भी भाषा को सिखाने के लिए ना रिच कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट मतलब अधिक से अधिक बात करने वाला माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी भाषा, भाई भाषा ऐसा थोड़ी लिख के सिखा दोगे, बोलने से बच्चा ज़्यादा सीखता है। भाषा सीख लेगा, अगर एक बार लिपि सिखा दो उसको और वो बोलना जानता है तब तो आराम से लिख ही लेगा, क्या दिक्कत है। मेन है उसको ड्रिल कराओ, बोलने का प्रैक्टिस। जब वो बोलना जान जाएगा तो लिखना भी जान ही जाएगा। Based on variety of inputs coming from the different sources like comic book, children magazine, learning choosing text। बोल रहा है ना कि कॉमिक बुक होता है, हंसी वसी का होता है ना, मनोरंजक कहानी वाला बुक सब, मैगजीन, तो ये सब ना, ये सब बच्चा को पढ़ाओ, उसमें बच्चा को उस पर प्रैक्टिस करवाओ, उस पर रोल प्ले कराओ, उस पर नाटक करवाओ। अपॉर्चुनिटी दो बच्चा का फॉर इंडिविजुअल रीडिंग मतलब अकेले अकेले पढ़ने के लिए, समझ में आया। अलग अलग बच्चा पढ़े इसके लिए अवसर दो उसको। प्राइमरी लेवल द स्किल ऑफ राइटिंग शुड बी टेकन एज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। बोल रहा है ना कि प्राइमरी लेवल पे तुमको ऐसा जो लिखने का काम होता है ना उसको एक कला की तरह यूज करना है, मतलब ठीक है ना। कौन कितना गोल गोल लिख सकता है, लिख के दिखाओ, ऐसे ऐसे बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि उसको एकदम बोलो कि 4 पेज लिख के लाओ, ऐसा नहीं। प्राइमरी लेवल पे भाई पहले ना हैंड राइटिंग पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना, तो आर्ट है वो। बच्चा को ना ये पढ़ाओ कि भाई लिखना एक कला है, जो जितना अच्छा लिखेगा उसको ज़्यादा नंबर देंगे, ऐसे करो। ज़्यादा लिखवाएंगे का मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है ना। ये चीज़ बोल रहा है। टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल, टीचिंग इंग्लिश विद रेफरेंस टू द बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क में, बिहार बीसीएफ के हिसाब से इंग्लिश क्या है, वो तो एनसीएफ के हिसाब से हमने पढ़ लिया कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एनसीएफ के हिसाब से है ना कि भाई इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, एकदम क्लास में अच्छे से माहौल बना के पढ़ना है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और ये होता है ना कल्चर। कल्चर मतलब होता है तुम्हारा संस्कृति कारण पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। और जो बहुलैंगिक है उसको एक सोर्स की तरह इस्तेमाल करना है, रिसोर्स की तरह, स्रोत की तरह, ठीक है। ये सब कहा गया है, ठीक है ना। बच्चा को ड्रिल प्रैक्टिस करवाना है, बच्चा को मदर टंग का यूज़ करना है इंग्लिश सिखाने के लिए, ये सब कहा गया है एनसीएफ में। अब बीसीएफ क्या कहता है इसके बारे में सुनते हैं थोड़ा सा। बीसीएफ प्राइमरी लेवल से अंदर विजन ऑफ एनसीएफ 5। बोल रहा है ना कि प्राइमरी लेवल पे बीसीएफ भी वही चीज़ कह रहा है जो एनसीएफ 5 में कहा गया है, समझ में आया। एम ऑफ अचीविंग अ फॉर्मल contextual paradigm which could help children connect their classroom learning with the requirement of their life। बोल रहा है ना कि इसका भी वही है, ठीक है ना, कि बच्चों का एम है कि जो क्लासरूम का रिक्वायरमेंट है ना उसको देख के टीचर को पढ़ाना है, ठीक है ना। बच्चा का एम क्या है, बच्चा का एम है कि खेलना कूदना, लेकिन उसमें टीचर अपने टीचर का जो एम है ना कि बच्चा को पढ़ा देना है, तो ये टीचर को उसमें शामिल कर लेना है, ठीक है ना। बच्चा को इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चा का एम जो है ना उसमें टीचर को अपना एम शामिल कर देना है, समझ में आया। बच्चा पर थोपना नहीं है। बोल रहा है ना एसोसिएटिव क्लासरूम का जरूरी है। इम्फेसिस द इम्फेसिस ओवर द नीड ऑफ एसोसिएटिव क्लासरूम स्ट्रेटेजीज। मतलब क्लासरूम का ऐसा एक स्ट्रेटजी बनाना है ना, स्ट्रेटजी मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, नीति, नीति, ऐसा नीति बनाना है जो मतलब क्लासरूम के महत्व पर ध्यान दे, ठीक है। हम जैसे क्लास में है कि मैगजीन लगवाना है, बच्चों को बोलना है कि बच्चा ये चित्र बनाओ, अगर बच्चा चित्र बनाया तो उसको क्लास में हम चिपका भी सकते हैं, चिपका सकते हैं ना भाई, उसको गम वम लगा के। तो इससे क्या होता है ना, बच्चा खुश रहेगा, अगले दिन आएगा बच्चा, अरे मेरा चित्र यहाँ पे लगाए थे सर, खूब खुश रहता है बच्चा सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अगला है ना, इंग्लिश टीचर शुड हेल्प चिल्ड्रेन डेवलपिंग देयर प्रोफिशिएंसी टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। इंग्लिश के टीचर को ये काम करना चाहिए ना कि बच्चा अपने बारे में और अपने वातावरण के बारे में कम से कम बोल पाए, ठीक है ना। एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन सिंपल क्वेश्चन, मतलब बच्चा अपने लिए सक्षम हो कि छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश का पालन कर सके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को उठा सके, बना सके। रिकॉग्नाइज लेटर्स बेसिक वर्ड मतलब छोटे छोटे वर्ड को पहचान सके, ठीक है ना।
और उसके कॉम्प्रीहेंड देयर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, मतलब उसके महत्व और मीनिंग को समझे बच्चा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं बीसीएफ के हिसाब से। ये सब देखो, ये सब मेन मेन पॉइंट है। चलिए पढ़ते हैं। नर्सिंग अ चाइल्ड टू ग्रो इनटू अ इन्फॉर्म्ड, कैपेबल एंड कॉन्शियस सिटीजन इम्बेडेड विद सोशल कंसर्न। बोल रहा है ना कि बच्चा को इस तरीके से पालना है ना, बचपन में ही उसको बताना है कि भाई तुम अब देश के शान हो, देश के आन बान शान होता है ना, कि बच्चा को बताया जाता है भाई तुम्हारे कंधे पे देश टिका हुआ है। ये सब बच्चा को जिम्मेदारी जब दिखाते हैं ना, तो बच्चा अपने आप को जिम्मेदार समझता है और बच्चा में डेवलपमेंट आता है। बच्चा कोई बदमाशी भी नहीं करता है और अच्छे से बातों को समझेगा। कनेक्टिंग क्लासरूम लर्निंग टू द लोकल सोसाइटी और देयर लाइफ, वही बात है, क्लासरूम के जो काम पढ़ाई हुआ है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना है। ये तो देखो एनसीए बीसीए है ना, लगभग मिलता जुलता है प्राइमरी लेवल पे, तो उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आप लोग को। अब बोल रहा है ना कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल आउटलुक, मतलब किताब के अलावा जो ऐसा होना चाहिए, टीचर लर्निंग स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि बच्चा में मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल आउटलुक को प्रमोट करे, बढ़ावा दे, कि बच्चा कुछ नया सोच सके, कुछ नया करने को उसमें ललक जग जाए। तो ये सब उसको करने का मतलब अवसर देना है, ठीक है ना। री इंटरवेंटिंग क्लासरूम एंड एग्जामिनेशन टू एड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बोल रहा है ना फिर से नए, जैसे मान लो कि कोई पुराना तरीका था, टीचर पढ़ा रहा था, अब फिर से नया तरीका से पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है ना। हमेशा अपने तरीका में बदलाव करते रहो, अपडेट करते रहो खुद को, ठीक है ना। और एग्जाम लेते रहो, ठीक है ना, ताकि बच्चों का जो प्रोसेस है ना सीखने का, उसमें उसको मदद मिल सके, ठीक है ना। तो ठीक है, आज इतना छोटा लेक्चर बनाते हैं और फिर से कल एक दूसरे लेक्चर को देखेंगे। चलिए।